Next illustration 6. Mr. A retire from services on December 31, 2024 after 25 years of services. Following are the particular of his income investment for the previous year 24-25. Basic pay at the rate 16,000 per month for 9 months, 1,44,000. Dearance pay 50% form part of the retirement benefit, 8,000 per month for 9 months, 72,000. Payment received from the unrecognized provident fund 6 lakh, deposit in the PPF account 40,000. Out of the amount received from the unrecognized provident fund, the employer contribution was 220 and interest thereon 50,000. Employee contribution 270, interest 60,000. What is the taxable portion of the amount received from the unrecognized provident fund in the hands of Mr. A for the assessment year 25-26? अब देखो, अब जो URPF में होता है ना, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमें इग्नोर करना होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, और जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो एग्जाम्प्ट होता है अगर हमें ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिले। बट अगर लमसम अमाउंट मिलती है उसमें क्या है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर, उसका जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का वो जाएगा IF, उसमें टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका इंटरेस्ट वो दोनों सैलरी में टैक्सेबल होते हैं। अब हमें लमसम अमाउंट मिल रही है 6 लाख, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था 220 और इंटरेस्ट है 50,000, ये दोनों टोटल बन के 270 सैलरी में टैक्सेबल होंगे, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट में 60,000 वो IFRS में टैक्सेबल होएगा, यानी कि टोटल वैल्यू 330 टैक्सेबल अमाउंट बन गई, ठीक है। अब जो इलस्ट्रेशन 7 है वो भी इससे रिलेटेड है। उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर यही सेम क्वेश्चन अगर हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से करना होता तो क्या आंसर हमारे चेंज आता। अब उसमें क्या है कि RPF में अगर लमसम अमाउंट मिल रही है और उसमें अगर कोई पर्सन 5 ईयर से ज़्यादा अगर सर्विसेज रेंडर्ड करता है ना तो उसकी फुल वैल्यू जो है एग्जाम्प्ट होएगी। अब उसको 6 लाख मिल रही है और उसने जो सर्विसेज रेंडर्ड की है 25 ईयर की है, यानी कि 5 ईयर से ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो 6 लाख अमाउंट है फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8. Mr. B is working in XYZ Limited and has given the detail of his income for the previous year 24-25. You are required to compute his gross salary from the detail given below. Basic salary 10,000, DA 50%, retirement benefit 8,000, commission percentage of turnover 0.1%, turnover है 50 lakh during the year, bonus 40,000, gratuity 25,000, contribution in the RPF 20,000, employer contribution to RPF 20% of his basic salary, interest accrued in the RPF at the rate 13% per annum 13,000। अब हमने इसमें ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करनी है ना, तो करना कैसे है, सबसे पहले बेसिक सैलरी, ठीक है, 10,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे, फिर DA हमें 8,000 पर मंथ इंटू 12, कमीशन है 0.1% 50 लाख का 5,000 आई, बोनस 40,000, ग्रेचुटी 25,000। अब देखो हमें ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है, इसलिए वो फुल्ली टैक्सेबल होएगी। अब हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF में, यानी कि एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF में। अगर एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है RPF में, हमें उसे इग्नोर करना होता है क्योंकि हमें उसकी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF में वो 20% बेसिक सैलरी का। पहले हम बेसिक सैलरी निकाल लेंगे, बेसिक सैलरी कितनी आई, बेसिक सैलरी है 1,20,000, उसका 20% कितना हुआ 24,000। अब जब RPF में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है ना उसका हमें 12% ऑफ सैलरी की एग्जम्पशन मिल जाती है। तो सैलरी में क्या लेना होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। अब बेसिक सैलरी जो कि है 1,20,000, DA इन टर्म्स लेना है, तो DA इन टर्म्स 96,000 टोटल है, उसका 50% क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, प्लस 5,000 टर्नओवर कमीशन,
तो टोटल वैल्यू बनी 1,73,000। अब उसका 12% यानी कि 20,760 वो हम लेस कर देंगे 24,000 में से, तो 3,240 ही टैक्सेबल है। अब ऐसे इंटरेस्ट में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना और एम्प्लॉय का, तो उसमें 9.5% तक की हमें एग्जामिशन मिलती है। तो इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कि 13% पर एनम है 13,000, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितना 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का 13% ही 13,000 आएगा। ठीक है, अब 9.5% तक की एग्जामिशन है, तो 1 लाख का 9.5% 9,500, उसको लेस करेंगे 13,000 में से, रिमेनिंग कितना बचा 3,500, वो हमारा टैक्सेबल हो गया। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बन गई 2,92,740। और नोट में उन्होंने बताया भी हुआ है कि ग्रेचुइटी ड्यूरिंग दी सर्विस है फुली टैक्सेबल है। आरपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया वो बता दिया, और जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आरपीएफ में टैक्सेबल नहीं होता, उसकी डिडक्शन है 80C में। और जो एम्प्लॉय को डिडक्शन का जो बेनिफिट मिल रहा है वो तभी ले सकता है अगर उसने 115 BSc ऑप्ट नहीं किया। ठीक है ना, तभी उसको जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 80C में उसके डिडक्शन ले लेगा। अगर 115 BSc ऑप्ट करेगा तो फिर उसको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9, मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन of rupees 7 lakh after 30 year 4 month of services. He still has 6 year of services left at the time of voluntary retirement. He was drawing basic salary 20,000 per month, dearness allowances which form part of pay 5,000 per month. Compute his taxable voluntary retirement compensation assuming that he does not claim any relief under section 89. अब जो VRS में कंडीशंस होती है वो क्या है कि सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज फर्स्ट, सेकंड सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विसेज, थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फोर्थ मैक्स 5 लाख विच एवर इज लोअर लेना है। तो अब जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव हो रही है वो है 7 लाख। ठीक है, अब लेस स्टैट्यूटरी लिमिट है 5 लाख। ठीक है, अब जो सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज है, अब उसमें देखो जो सैलरी आएगी पर मंथ कितनी आएगी 20,000 पर मंथ प्लस डी है 5,000, 25,000 होगी प्लस इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन सर्विसेज यानी कि 30 ईयर। अब जो इसमें फ्रैक्शन है ना उसे हमने इग्नोर करके चलना है, तो कितनी वैल्यू आई 22,50,000। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट रह गया कि सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विसेज, तो सैलरी पर मंथ तो 25,000 ही आई। अब जो रिमेनिंग मंथ है वो कितने हैं, अब उन्होंने बताया कि क्वेश्चन में कि 6 ईयर की उसकी सर्विसेज पड़ी थी बट उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, तो 6 ईयर में कितने मंथ हो गए इंटू 12 करेंगे 72 मंथ, तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से तो वैल्यू आई 18 लाख। अब इसमें से विच एवर इज़ लोअर लेना है, तो लोअर 5 लाख है, तो 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख टैक्सेबल बन जाएगी VRS।